Hello everyone, how are you all? I hope you all are perfectly fit and fine and at the same time regular with the channel and regular with the studies. आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूजी, पीजी और एनटीए नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि लीगल एनवायरनमेंट में हमारे डिफरेंट एक्ट्स आएंगे जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जामिनेशंस में। तो इसको पढ़ना हमारे लिए, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इस टॉपिक से रिलेटेड ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी कि कौन सा एक्ट किस ईयर में इनैक्ट हुआ था और क्या क्या डिफरेंट कह सकते हो कि फीचर्स हैं या एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। ठीक है, बाकी अगर समझ लो चीज़ों को तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप जो समझ के काम करोगे आगे दैट विल बी रिटेनिंग इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वेर एज जो आप रट कर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाता है, राइट? So let's start with today's topic, but before that let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's start. लीगल एनवायरनमेंट, अगर आपको याद हो तो लीगल एनवायरनमेंट भी हमारा मैक्रो जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स किए थे उसमें एक्सटर्नल में मैक्रो का ही एक फैक्टर है, मैक्रो का ही एक एलिमेंट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, जितने भी एक्ट्स बनते हैं बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, वो सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट में ही आता है। ठीक, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी एक्ट्स बने हैं कंसर्न्ड अथॉरिटीज से, वेदर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और एसोसिएशंस जो कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं, उनके डिसीजंस पे जो भी पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस या एक्ट्स पास होते हैं उनको ध्यान में रख करके ही आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस लेते हो। ठीक, इसीलिए ये लीगल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनटिल एंड अनलेस देखो आप कोई भी काम करो जब तक वो लीगैलिटी के साथ नहीं होता है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू टू प्रॉस्पर। सो it is very very important for the businessman to consider the legal environment, go through the acts and then take the decisions that are required to be taken by them. लीगल एनवायरनमेंट में हम डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट एक्ट की हम बात करते हैं अगर, तो वो है कंपनीज एक्ट 1956। As you can see on your screens, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनैक्टेड इन 1956। ये लाइन याद करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज एक्ट किस ईयर में आया था, 1956 में, एंड इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड पॉइंट सेज enables the companies to be formed by registration and set up the responsibilities of the company, directors and secretaries। अगर हम कह सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग से बात करें तो चाहे हम कंपनी के फॉर्मेशन की बात करें, उसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं या फिर उसके सेटअप सेटिंग इट अप, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म, या फिर डायरेक्टर्स या फिर सेक्रेटरीज का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करना, ये सब कुछ आएगा कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम किसी फर्म को कंपनी बोल सकते हैं। आप लोगों ने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़े होंगे, परपीचुअल एग्जिस्टेंस, then a common seal, all those will be you can say the features that are important for a firm to be called as a company. Third point says basic aim is to ensure healthy growth of corporate sector and safeguard the interest of investors and general public। बेसिक एम क्या है कंपनीज एक्ट 1956 को इनैक्ट करने का? इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, उसका हेल्दी ग्रोथ इंश्योर करना ही इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक एम है। एंड एट द सेम टाइम सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना और जनरल पब्लिक की वेलफेयर के लिए वर्क करना, ये भी आता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ठीक है, तो उसका बेसिकली फंक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये 3 पॉइंट्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सम्स अप एंटायरली योर कंपनीज एक्ट 1956।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDRA. IDRA और IRDA में कंफ्यूज मत होना. IDRA इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, IRDA इंश्योरेंस वाला होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक, IDRA वॉज एनैक्टेड इन द ईयर 1951. ठीक, ये एक्ट IDRA एक्ट के अंदर बना था ये 1951, बट दिस एक्ट एक्चुअली केम इनटू इफेक्ट ऑन 6th of May 1952. अब इस एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इट बिकम्स वेरी सिंपल कि इसके नाम से आप समझ सकते हो, इस एक्ट के नाम से ही, कि जो भी इंडस्ट्रीज है ना, उनके डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए इस एक्ट को बनाया गया था. राइट, now as it says the second point, the prime objective of this act was to implement the industrial policy and direct the industrial development of the country. जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमारी बन रही थी उनको इम्प्लीमेंट करना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंश्योर करना हमारी कंट्री में, ये बेसिक एम था. अब जस्ट फोकस की सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस ईयर में आई थी, इफ़ यू रिमेंबर. नहीं याद है तो पिछले वीडियो यू कैन वॉच कि व्हाट वाज द डिफरेंट सीक्वेंस इन विच इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर फॉर्मुलेटेड. Moving to the next, that is Income Tax Act 1961. This act came into force on 1st April 1962. और इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक एम या बेसिक ऑब्जेक्टिव जो आप समझ सकते हो वो है रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म करना रिलेटिंग टू द टैक्सेस ऑफ इनकम. जो भी इनकम टैक्स हम जनरल पब्लिक से एज अ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग फ्रॉम वी द जनरल पब्लिक, दैट कंप्राइजेज ऑफ income tax, and whatever rules and regulations have to be framed, जो भी rules और regulations required है वो सब कुछ formulate करना income tax act 1961 के अंदर आएगा. next है हमारा goods and services tax 2017. इससे तो मुझे लगता है शायद जब से ये enact हुआ है हर बार ही नेट JRF के पेपर में इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, स्पेशली द इम्प्लीमेंटेशन ईयर. First point says GST Act was passed on March 29, 2017. It was passed on March 29, 2017 but came into effect on July 1st, 2017. ये दोनों डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पास कब हुआ था? March 29, 2017 और फाइनली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन July 1st, 2017. सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज़ एन इनडायरेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज and destination based tax which has replaced other indirect taxes. इसको आप ये जो पॉइंट है ना इसको आप बहुत प्रिसाइजली समझ लो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आता है इससे तो यू हैव एन आइडिया व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस थी जो हमारी गुड्स और सर्विसेज पे लगाई जाती थी. ठीक है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर से डायरेक्टली ना लेकर के इट हैड टू बी टेकन थ्रू अ नंबर ऑफ चेंज, जैसे सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, ये सब चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आती थी. उसके बाद इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल्स हैं. अब प्रोड्यूसर वो रॉ मटेरियल्स से जो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा उन गुड्स को वो ये कह सकते हैं कि हम उसने यू कैन से डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास ना जाके एक प्रॉपर चेन फॉर्म होती है ना, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंचेगा. तो हर एक लेवल पे जाने के बाद जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया वहाँ पे वैल्यू एड ऑन हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास वहाँ पे वैल्यू एड ऑन हुई, होलसेलर से रिटेलर के पास अगेन वहाँ पे वैल्यू एड ऑन हुई, एंड देन रिटेलर से फाइनली जो फाइनल कंज्यूमर्स के पास जाएगा अगेन देयर विल बी एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे कह सकते हैं हम कि डिफरेंट स्टेजेस पे हम टैक्स को लेवी कर रहे हैं, जो कि फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो फाइनल गुड्स का टोटल अमाउंट में ऐड हो जाता है. ठीक, एंड डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब जैसे मान लो कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर हुआ है, महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ है, बट वो कंज्यूम हो रहा है कर्नाटका में, तो जो जीएसटी अप्लाई होगा, जो उसका बेनिफिट्स मिलेगा जीएसटी का, वो कर्नाटका में मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन होता है वहीं पे उसका जीएसटी का बेनिफिट मिलता है. थर्ड पॉइंट सेज द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी आर सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आप ऐसे समझ सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है और ये
इंट्रा स्टेट होता है, मतलब विद इन द स्टेट इटसेल्फ। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर ही जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो ये यूपी के अंदर ही रेगुलेट करेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक। फिर अगर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें तो ये भी इंट्रा स्टेट ही होता है, विद इन द स्टेट, बट ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो होता है ये कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, बट ये इंटर स्टेट होता है। मतलब जैसे हमने यूपी से महाराष्ट्र में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर किया, और फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, सो अल्टीमेटली ये जो दो स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है ना, उसके बेसिस पर जो टैक्स लेवी होगा वो आएगा हमारा आईजीएसटी में, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फेमा की, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. This act came into effect on June 1st, 2000 by an act of parliament. When did FEMA came into effect? The act was passed in 1999, but it came into effect on June 1st, 2000. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आता है, when did FEMA came into effect? हम लोग बहुत ब्लाइंडली, मैं खुद कर चुकी हूँ एक दो बार, 1999 बहुत कॉन्फिडेंटली मार्क करके आ जाते हैं, बट एक्ट पास होने का ईयर नहीं पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया when did it came into effect, that is June 1st, 2000 by an act of parliament. सेकेंड पॉइंट में है, the main objective of this act was to help to facilitate फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था फेमा के बारे में कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, या फॉरेन बिजनेस की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, वो सब का जो रेगुलेशन होता है ना, वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, बट ऑब्वियस आपकी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक बाउंड्री से निकल के इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंच रहे हैं, तो आप पेमेंट्स भी करोगे, यस और नो। और किसी भी दो कंट्री की करेंसी तो सिमिलर होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं करेंसी में, या जो एक कह सकते हैं कि पैरिटी एस्टैब्लिश करना है दो करेंसीज के बीच में, जिससे ट्रांजैक्शंस हमारे स्मूथ हो सके, वो सब कुछ आता है फेमा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट सेज द ट्रांजैक्शंस अंडर फेमा हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अगर हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अगर हम करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली बात करें जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, वो सब आएगा हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इनटू, आप ये कह सकते हो कि परचेज या सेल ऑफ फॉरेन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर, वो आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, ठीक। सो आई जस्ट होप कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो एक्ट है हमारा वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये एक्ट क्यों इनैक्ट किया गया था, बट ऑब्वियसली टू रेगुलेट द कॉम्पिटिशन विद इन द फर्म्स इन द इकोनॉमी, राइट। अगर हम कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की बात करें, सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन December 2002 आफ्टर MRTP एक्ट 1969। MRTP एक्ट मतलब मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 was repealed। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था MRTP एक्ट का, उसका भी एक्ट मोर और लेस सिमिलर था, टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट, बट उसका जो फोकस था वो मोनोपोलीज पे ज़्यादा था, ठीक। सेकेंड पॉइंट सेज इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन। जो भी कॉम्पिटिशन है फर्म्स के बीच में, उसको रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन सेटअप किया गया है, जो गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करता है कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे कंपटीशन कर सकती है फर्म, एंड व्हाट आर द डिफरेंट लिमिट्स आप बोल सकते हो, या डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं जो फर्म्स पे लगाई गई हैं, जिसके अंदर फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू कंपटीशन। ये जो कंपटीशन कमीशन बनता है ये किसकी गाइडलाइंस पे बनेगा, कंपटीशन एक्ट 2002 की। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेज इट एम्स टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट। जो भी फर्म्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है मार्केट में, उनके बीच में कंपटीशन की फीलिंग को प्रमोट करना, ये भी एम है कंपटीशन एक्ट 2002 का। देखो जब तक कंपटीशन नहीं होता ना, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि आपको ग्रो करना है। अगर आप सिर्फ
खुद को ही देखते रहोगे ऑल द टाइम कि यू नो वट एवर आई एम डूइंग इट्स द बेस्ट, somewhere it's very very correct कि you have to be in competition with yourself, but ultimately आप खुद को भी अगर खुद से कंपेयर कर रहे हो तो आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे बेटर आपको परफॉर्म करना है. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्म्स, तो फर्म्स को एक दूसरे को कंपटीशन में बीट करना होता है, क्योंकि मोर और लेस अगर आप फर्म्स की बात करो तो मोर और लेस दे आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि एक फर्म से ज़्यादा सेल्स होती है वेरएज दूसरे फर्म से कम होती है. उसमें उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट बेनिफिट्स दे आर गिविंग टू द कस्टमर, एवरीथिंग इज देयर. तो ये जो कंपटीशन वाली फीलिंग है ना कि आपको दूसरे से एक्सेल करना है मार्केट में, this needs to be regulated, because the firms should not go to any extent or to any level in that feeling of competition, or you can say in the feeling of cutthroat competition. Last point says it aims to protect the freedom of trade for participating individuals and entities in the market. फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी कि जो भी अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हटाना, ठीक, ये होता है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड. कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो मार्केट में, आप एक न्यू फर्म हो, यू कैन से यू आर जस्ट अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट, यू हैव दैट फ्रीडम टू एक्चुअली सेट अप योर बिजनेस इन द market, right? Next, I hope Competition Act 2002 is clear to you all. Proceeding to the next and probably the last one, that is Consumer Protection Act 1986. Now this act इसको enact किया गया था to protect or to preserve the consumer rights. जब भी we as businessmen we are dealing into business, तो हम अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट किसके पास लेकर के जा रहे हैं, कंज्यूमर्स के पास, ठीक है. और जैसा कि पिछले एक्ट के बारे में हमने बात की, कंपटीशन एक्ट के बारे में, कि फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है. अब कंपटीशन में इन्वॉल्व होने पे कोई भी फर्म एक दूसरे को ओवरशैडो करने के लिए, टैकल करने के लिए किस लेवल तक जा सकती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन. वी हैव सीन अ नंबर ऑफ केसेस व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑल्टरेशन इन द प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ठीक. देयर वर लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के बाद. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स कंज्यूमर फेस कर रहे हैं फर्म्स की मिस्टेक्स की वजह से, वो सब कहाँ पर एड्रेस होगा, वो सब एड्रेस होता है, वो सब कंसिडर किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर. First point says the main aim of this act is to protect consumers from immoral practices of business organization. जो भी इमोरल प्रैक्टिसेस यानी कि प्रोडक्ट को ऑल्टर करना, चीप रॉ मटेरियल्स यूज़ करना, अडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स देना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं इमोरल प्रैक्टिसेस जो कि बिजनेस फर्म्स आर एक्चुअली डूइंग सो दैट वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें, ठीक है. तो इन सब पे चेक रखने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज enacted. Next point says it came into effect on December 24, 1986. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सारे एक्ट्स के ईयर्स और डेट्स अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे. This act came into effect on December 24, 1986. Third point says the redressal agencies of consumer disputes are, ये 3 redressal agencies हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. पहला है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम which is mentioned under section 10 to 15, state forum section 16 to 19 and national forum section 20 to 23. As far as price of the products is concerned, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 25 लाख से कम के जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कंप्लेंट्स हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में करते हैं. उसके बाद 25 लाख से 1 करोड़ तक की वैल्यू ऑफ गुड्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं, जो ग्रीवियंसेस हैंडलिंग होती है, वो स्टेट फोरम से होती है, और नेशनल फोरम में 1 करोड़ से ऊपर वाले की, ठीक. ना डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करें तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा. स्टेट फोरम में जज ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड यू विल हैव 2 अदर मेंबर्स जिसमें से 1 विल बी women. And as far as national forum is concerned, we'll be having you can say we'll be having the judge of Supreme Court and 2 other members जिसमें से again 1 will be woman, ठीक. So I just hope कि Consumer Protection Act 1986 is also clear to you all, and बाकी भी जो acts हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, and this will help you in your
upcoming examinations. That's all for today. Thank you and have a nice day.